नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का जो पूरे दिन भर सुर्खियों में रही हैं। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा ने मोदी को जेल में डालने की धमकी दी है। तो तेजस्वी ने मछली वाला वीडियो डालकर मुसीबत बढ़ा ली है। मोदी ने मटन मछली के वीडियो को मुगलिया सोच बताया। जम्मू कश्मीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने सनातन विरोधी सोच का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मछली लाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है। पहले दीदी ने धमकाया, फिर मछली ने फंसाया। जी हां, ना लालू की बिटिया मीसा भारती ने बयान देते वक्त सोचा होगा और ना ही तेजस्वी ने कांटे वाली मछली का चटकारा लेते वक्त सोचा होगा कि ये बयान और मछली आरजेडी से लेकर आईएनडीआईए गठबंधन तक के लिए कितना बड़ा कांटा बन जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेजस्वी की मछली वाले वीडियो पर आरोपों के ऐसे कांटे बिछाए जो सीधे तेजस्वी के हलक में चुभ रहे होंगे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। तेजस्वी ने मछली खाई तो मोदी ने उनके कांटे में राहुल गांधी को भी फंसा दिया। 8 महीने पुरानी मटन बनाने वाले लालू और राहुल के इस वीडियो के सहारे तुष्टीकरण के आरोप भी जड़ दिए। 8 महीने पुराने वीडियो को बनाते समय भले ही राहुल और लालू ने नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर मटन मसाले वाला वीडियो उनका जायका खराब करेगा। आज मोदी ने मटन और मछली को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। अब तेजस्वी ये कहकर मछली का कांटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने तो जानबूझकर वीडियो पोस्ट किया था ताकि बीजेपी का आईक्यू टेस्ट किया जा सके। हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। आप ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है, 8 तारीख का। अब आईक्यू किसका तेज है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन तेजस्वी को भी पता है कि बीजेपी ने उनके मछली वाले वीडियो को सियासी कांटा बना दिया है और इसके सहारे वो जनभावनाओं और सनातन के विरोध का ज्वार उठा रही है। लेकिन कांटा सिर्फ यही नहीं अटका है, बल्कि आरजेडी और आईएनडीआईए गठबंधन के लिए कांटा दीदी की धमकी ने भी अटका दिया है। दीदी यानी मीसा भारती, जिन्होंने गुरुवार को बिहार के दानापुर में मोदी और उनके मंत्रियों और नेताओं को जेल भेजने की धमकी दी थी। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा ने धमकी दी तो बीजेपी फौरन जुबानी तीर कमान निकालकर मैदान में आ गई। जेपी नड्डा से लेकर गिरिराज सिंह तक ने मोर्चा संभाला। कहा मीसा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हैं। मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं।
ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। मीसा के प्रधानमंत्री को जेल वाले बयान पर बीजेपी ने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू किया तो आरजेडी को एहसास हुआ कि दीदी ज्यादा बोल गई। गुरुवार के बयान पर शुक्रवार को मीसा ने सफाई दी, कहा बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। रोजगार बेरोजगारी पे तो कोई मतलब कि बहस ही नहीं हो रहा है कि क्या रोजगार के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना, भूखमरी, महंगाई इतना हो रहा है, उस सब विषय पे बात उनको करना ही चाहिए। चलिए अपना हिसाब किताब वो जनता के बीच में लेके जाएं, दे जनता को। तेजस्वी यादव से भी दीदी मीसा भारती के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दूसरे मुद्दों पर मामला डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि दीदी ने जो धमकाया है उसके मायने क्या हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ उन्हें भी अब इस बात का इल्म जरूर होगा कि कैसे एक मछली ने उन्हें बड़े सियासी जाल में फंसा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब अगली खबर हेमा मालिनी से जुड़ी, जो एक बार फिर चर्चा में है और इसकी वजह है उनका चुनाव प्रचार में दिखा 5 साल पुराना अंदाज। प्रचार के बीच हेमा मालिनी गेहूं के खेतों में पहुंच गई, जहां वो गेहूं की कटाई भी करने लगे, जिसकी फोटोज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही 2 तस्वीरें देखिए। साल में भले ही 5 साल का फर्क आ गया हो, लेकिन हेमा मालिनी का वही पुराना चुनावी फोटो ऑप एक बार फिर देखा गया है। चुनाव आते हैं और हेमा गेहूं की फसल काटने पहुंच जाती है। भरी दोपहरी में साड़ी में गेहूं की फसल काटती हेमा मालिनी एक बार फिर ठीक चुनाव से पहले नजर आई है, जैसी 2019 में दिखी थी। अभी की ये तस्वीरें देखिए। धूप में खेतों के बीच कांजीवरम साड़ी में हेमा मालिनी के दोनों हाथ में गेहूं की लाकें हैं और एक तरफ दरांती भी पकड़ी है और बाकायदा इसे लेकर वो पोज भी कर रही हैं। मथुरा से चुनावी मैदान में उतरी हेमा मालिनी एक बार फिर पिछले लोकसभा चुनाव की ही तरह गेहूं के खेतों में पहुंची, जहां उन्होंने बाकायदा गेहूं भी काटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें 11 अप्रैल की है, जब हेमा मालिनी महिला किसानों से मिलने पहुंची और वहां पर गेहूं काटने लगी। तस्वीरें देखिए। हेमा खेत के बीचों बीच मौजूद है, साथ में 3 महिला किसान हैं और हेमा बाकायदा पोज करती दिख रही हैं। कभी हाथ में गेहूं उठाती हैं तो कभी दराती। प्रचार में चुनावी फोटो में कोई कमी हेमा नहीं छोड़ना चाहती। हेमा मालिनी ने बाकायदा ये तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। हेमा ने एक्स पर लिखा कि आज मैं किसानों के साथ बातचीत करने के लिए खेतों में गई, जिनसे मैं पिछले 10 सालों से नियमित रूप से मिल रही हूँ। उनके बीच मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं उनके साथ पोज दूं, जो मैंने किया। हेमा ने ट्वीट में कहा कि पोज करने के लिए उनको किसानों ने कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इसे लेकर उनकी ट्रोलिंग की जा रही है। इससे पहले 2019 में बिल्कुल इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, 2019 में तो हेमा मालिनी ट्रैक्टर भी चलाती दिखी थी। हेमा मालिनी मथुरा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जहां से वो पिछली 2 बार जीतती आई हैं और तीसरी बार जीत के लिए भी पूरा जोर लगा रही है। मथुरा सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो इस सीट पर 1991 के बाद बीजेपी सिर्फ 2 बार हारी है, जब 2004 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 2009 में जयंत चौधरी ने जीत हासिल की। 2014 और 2019 में हेमा मालिनी जीतकर सांसद बनी थी। कांग्रेस ने यहां से मुकेश धनगर को टिकट दिया है, जबकि बीएसपी से सुरेश सिंह मैदान में है। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि हेमा मालिनी अपने स्टार पावर के दम पर इस सीट एक बार फिर अपने नाम कर लेगी। यही वजह है कि उन्हें फिर से यहां से उम्मीदवार बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब बात सोने की, जिसके दाम सरपट भाग रहे हैं। देश विदेश में सोने की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है और सोने की कीमत इस समय ऑल टाइम हाई पर है। 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 72,800 रुपए तक पहुंच गई है। सोने के दाम में पिछले 2 महीने में 11,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। सोने की कीमत बढ़ने के पीछे क्या वजह है और क्या गोल्ड में निवेश करने का सही समय है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सोने की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड। सोने के दाम 72,000 के पार। सोना खरीदने वालों के उड़े होश। भारत में क्यों चढ़ रहे हैं सोने के दाम? शादियों का सीजन शुरू होने से पहले ही सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। सोने ने आज फिर तेजी का रिकॉर्ड बनाया और सोने का भाव 72,800 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। सोने में तेजी का आलम यह है कि 2 महीने में इसके दाम 11,000 से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस साल 14 फरवरी को सोने की कीमत 61,200 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जबकि 21 मार्च को सोने की कीमत 66,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई और आज नया रिकॉर्ड बनाते हुए सोना 73,000 रुपए के करीब पहुंच गया। सोने की कीमत बढ़ने से खरीदार परेशान है, लेकिन वो सोने में निवेश को सुरक्षित भी मानते हैं और इसीलिए खरीदारी भी कर रहे हैं। गोल्ड कोई भी भाव में इन्वेस्ट करने जैसा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये भाव कल कम लगेगा। अच्छा, और बढ़ने की आशंका लग रही है? पक्का पक्का। शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में जिनके घर में शादी है वो लोग भी खूब खरीदारी कर रहे हैं। चल रहा है अभी बराबर है। लेने का है, लड़के की शादी है। क्या लेने को आई हो? मैं एक मंगलसूत्र और बलिया। दुकानदारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और उछाल देखा जा सकता है। ये सब चीज़ों का कारण है, काफ़ी वर्ल्ड टेंशन है। यहाँ पे इजराइल और रशिया में जो वॉर चल रहा है वो देखे, ऊपर से यूएस का भी काफ़ी चीज़ें का इन्वॉल्व है। काफ़ी बैंक्स इसमें बाइंग कर रही है गोल्ड, जो अपने रिजर्व्स ऐड कर रहे हैं और जो फेड का इंटरेस्ट रेट है जो अप डाउन जो बढ़ाने की बात कर रही है, वो चीज़ पे भी हो रहा है। सोने की तेजी देखकर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लोग हैरान हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोने की कीमत में तेजी की वजह क्या है। जानकारों के मुताबिक इसकी एक वजह यह है कि कई देशों के सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। इसमें भारत का रिजर्व बैंक और चीन का सेंट्रल बैंक शामिल है। जानकारी के मुताबिक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार 17 महीने से सोने की खरीदारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका में आने वाले समय में ब्याज दरों में गिरावट की आशंका से भी सोने में तेजी बनी हुई है। जो मुख्य वजह है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। ऐसा पूरे मार्केट को लग रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो सकता है और शायद ये युद्ध इतना बड़ा हो जाएगा, इतना एस्केलेट हो जाएगा कि इसमें कई कंट्रियों का इन्वॉल्वमेंट होगा। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में सोने में और तेजी देखने को मिल सकती है और सोना 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। और अब बात दुनिया के सबसे बैंक घोटालों में शामिल एक घोटाले की। ये घोटाला वियतनाम में हुआ है और इस घोटाले की मास्टरमाइंड एक महिला है। ये कोई आम महिला नहीं बल्कि वियतनाम की सबसे अमीर महिला उद्योगपति है, जिनका नाम है ट्रंग माय लान। लेकिन जैसा कि हर बुरे काम का अंत बुरा ही होता है, वैसे ही ट्रंग माय लान के भी पापों का अंत हो चुका है। यहाँ वियतनाम की एक अदालत ने उन्हें 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक घोटाले का दोषी पाया और इस जुर्म के लिए उनको मौत की सजा सुनाई गई है। ट्रंग माय लान वियतनाम की सबसे अमीर महिला, जिसके पास देश के हर महंगे इलाके में होटल्स और प्रॉपर्टीज थीं। ट्रंग माय लान वियतनाम की सबसे बड़ी रियल एस्टेट वीटीपी ग्रुप की मालकिन है, लेकिन अब इनकी पहचान बदल चुकी है। अब ट्रंग माय लान वियतनाम की सबसे बड़ी धोखेबाज और सबसे भ्रष्ट महिला है। (2011 से 2022 के बीच ट्रंग माय लान ने वियतनाम के साइगोन कमर्शियल बैंक के अफसरों की मिलीभगत से अपने मुल्क को हजारों करोड़ का चूना लगाया।
2 साल पहले जब इस घोटाले का राज दुनिया के सामने आया तो सब सन्न रह गए, क्योंकि ये घोटाला $12.5 बिलियन का था। भारतीय रुपए में हिसाब लगाकर बताएं तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का। ये घोटाला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी रकम वियतनाम की 2023 की जीडीपी के 3% के बराबर है। लंबी छानबीन के बाद अक्टूबर 2022 में देश की सबसे अमीर महिला ट्रंग माई लान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में लान की कंपनी वीटीपी ग्रुप और साइगोन कमर्शियल बैंक के अफसरों समेत कुल 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 11 अप्रैल को हो ची मिन्ह शहर की अदालत ने इन सभी 86 आरोपियों को दोषी ठहराया। इनमें 84 आरोपियों को 3 साल से लेकर आजीवन कैद तक की सजा सुनाई गई, जबकि ट्रंग माई लान और एक अन्य दोषी को मौत की सजा मिली है। कोर्ट ने 68 साल की लान को रिश्वतखोरी, बैंकिंग नियमों के उल्लंघन और गबन का दोषी ठहराया। इस फैसले को वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम की बड़ी जीत बताया जा रहा है। To an uncharted water in Vietnamese politics, so I think it's really hard to predict what's going to come next. The trial against Trương Mỹ Lan and SCB is, I would say, a show trial in the sense that the government wants to make an exemplar of case for the upcoming, other cases. वियतनाम के इतिहास में संभवतः ये पहला मौका है जब भ्रष्टाचार के मामले में किसी महिला को इतनी कड़ी सजा दी गई है। सुनवाई के दौरान ट्रंग माई लान ने पहले तो सारा ठीकरा अपने नीचे काम करने वाले अफसरों पर फोड़ने की कोशिश की और सभी आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन सरकारी वकीलों के सबूत और दलीलों ने उन्हें दोषी साबित कर दिया। ये मामला कितना संगीन है, इसका सबूत ये आंकड़े दे रहे हैं। इस घोटाले के पीड़ितों के तौर पर 42,000 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा चुकी है। कोर्ट में 10 सरकारी वकीलों ने मिलकर ये केस लड़ा, जबकि ट्रंग माई लान और दूसरे आरोपियों की तरफ से 200 वकीलों ने दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान 2700 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जबकि 104 बक्सों में भरकर 6000 किलो के सबूत पेश किए। और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात चीन के लिए एक और मुसीबत की, जो कि उसकी दूसरी सीमा पर भी दिखाई दी है। हम बात कर रहे हैं चीन के पूर्वी सीमा की, जहां पर अमेरिका सहित 3 देशों की नेवी मौजूद है और समंदर में धुआंधार प्रैक्टिस हुई है। चीन की समुद्री सीमा के पास अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत में एक मौजूद है, इसे एयरक्राफ्ट करियर कहते हैं। ये हर मिनट में कई फाइटर जेट्स को आसमान में लॉन्च कर सकता है। ये चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहत्तर घंटे तक अमेरिका सहित 3 देशों के युद्धपोतों ने चीन की सीमा पर समुद्र मंथन किया। अमेरिका अकेले नहीं आया, साथ में जापान और दक्षिण कोरिया की नेवी को भी लेकर आया। 10 अप्रैल से शुरू होकर ये युद्धाभ्यास 12 अप्रैल तक चलता रहा। इन तस्वीरों में चाइनीज सेना को अपने लिए मुसीबत दिख रही है। अमेरिका की नौसेना अपना एयरक्राफ्ट करियर USS थियोडोर रूजवेल्ट चीन के खिलाफ उतारा। चीन के बॉर्डर के पास इसने अपने F-18 लड़ाकू विमानों को हवा में लॉन्च किया। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले ये युद्धपोत अपने साथ 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं। इसके बेड़े में भी कई ऐसे जहाज और पनडुब्बियां हैं जो दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज की प्लानिंग चीन की पूर्वी सीमा से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के PM फुमियो किशिदा और फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस मिले। इनकी मीटिंग हुई और चीन के खिलाफ गठबंधन को और मजबूत करने की प्लानिंग हो गई। बाइडेन ने वहीं पर चीन को चेतावनी देने वाला ऐलान भी कर दिया। I want to be clear. The United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our mutual defense treaty. बाइडेन की बात का मतलब समझने के लिए चीन और फिलीपींस से आई ये तस्वीर देखिए। इन देशों की सेनाओं के बीच समंदर में अक्सर टकराव हो रहे हैं। वहां सागर में कुछ इलाका ऐसा है जिस पर चीन गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, पर बाइडेन ने चीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की सेना चीन के खिलाफ जापान और फिलीपींस की रक्षा करेंगी। दूसरी बड़ी बात कि अगर फिलीपींस के विमान, जहाज या सेना पर हमला हुआ तो समझौते के तहत अमेरिका दखल देगा। ये समझौता 1950 के दशक में ही अमेरिका और फिलीपींस के बीच हुआ था। बाइडेन के एंटी चीन गठबंधन से पहले चीन को चिंता में डालने वाली एक और खबर आई। 7 अप्रैल को अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने चीन के पास एक और विवादित इलाके दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक एक्सरसाइज किए। इसका मतलब है कि अमेरिका ने चीन के पड़ोसियों के साथ मिलकर जिनपिंग को घेरने का प्लान बना लिया है। अमेरिका के जवाब में चीन ने भी उसी इलाके में एक सैन्य अभ्यास किया, यानी मिलिट्री का जवाब देने के लिए मिलिट्री आ रही है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही टेंशन है और ऐसे हालात में 72 घंटों तक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। आसान भाषा में समझें तो ये युद्ध की तैयारी है। अगर कभी इस इलाके में अमेरिका और चीन की सेना के बीच जंग हुई तो उसकी तैयारी बाइडेन की सेना ने कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।